हेलो फ्रेंड्स, मैं सुधीर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल स्कोर मैक्स पे। और आज हम बात करेंगे आपकी यूनिट 18 की, जिसका नाम है इंटरनेशनल ट्रेड इन सर्विसेज। तो देखते हैं अब कि सर्विस क्या होती है, इसका क्या कंट्रीब्यूशन होता है किसी इकोनॉमी में, या किस चीज़ को हम सर्विस कहते हैं। तो इंटरेस्ट ऑफ सर्विसेज बोथ interest of service sector at both the global and national level has considerably इंक्रीज इन रिसेंट ईयर। तो आपका चाहे हम ग्लोबल लेवल की बात करें, चाहे आपकी नेशनल लेवल की बात करें, मतलब आप किसी भी लेवल पे देखें, जो आपका जो सर्विसेज सेक्टर है उसकी जो ग्रोथ है रिसेंटली ईयर्स में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि अब हम मॉडर्नाइजेशन की जा रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। हम हर चीज़ को पहले से ज़्यादा एफिशिएंट करने की कोशिश कर रहे हैं, और कह सकते हैं बेटर से बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आज के टाइम क्या है, आपको हर चीज़ के लिए सर्विसेज चाहिए कंज्यूमर्स को। अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ मेजर कंट्रीब्यूटर्स टू द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एम्प्लॉयमेंट, द सर्विस सेक्टर हैज़ इमर्ज्ड एज एन important foreign exchange earner एज वेल एज डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। और साथ में ही आपका सर्विस सेक्टर क्या है, ये आप कह सकते हैं बहुत ही बड़ा हिस्सा होता है या मेजर कंट्रीब्यूशन करता है किस चीज़ को, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को। जो आपका ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन निकलता है या प्रोडक्ट निकलता है, उसके अंदर काफ़ी बड़ा पोर्शन होता है इसके कंट्रीब्यूशन का सर्विसेज के। किसी कंट्री की किसी इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट में भी इसका बहुत बड़ा पोर्शन होता है, क्योंकि जब आप सर्विसेज का ट्रेड कर रहे हैं तो उसके लिए आपको मैन पावर भी चाहिए, तो आपका एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। तो इसके साथ ही आपका जो फॉरेन एक्सचेंज अर्नर कह सकते हैं आप, क्योंकि जब आप ट्रेड कर रहे हैं सर्विसेज में और ये धीरे धीरे आपका ग्रेजुअली बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ से क्या है कि आपके पास फॉरेन एक्सचेंज आएगा। तो ये आपका फॉरेन एक्सचेंज अर्नर का काम करता है डेवलप्ड और डेवलपिंग दोनों कंट्रीज़ के लिए। 1/5 of the world trade is currently accounted for by the international transactions in services। वो आपका जो वर्ल्ड ट्रेड है उसका 1/5 कह सकते हैं कि आपका सर्विसेज में ट्रेड हो रहा है। मतलब क्या है 1/5 का मतलब 20%। आपका 20% जो ट्रेड है वर्ल्ड का, वो अब सर्विसेज के अंडर होता है। सिंस जनवरी 1996, तो 1996 तक हमारे पास ऐसा कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस नहीं था जो हमारे सर्विसेज के ट्रेड को रेगुलेट कर सके। तो इन 1996 वर्ल्ड ट्रेड इन सर्विसेज हैज़ बीन ब्राउट अंडर द सर्विलेंस ऑफ द जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज। तो 1996 में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसके थ्रू डब्ल्यूटीओ ने कह सकते हैं कि हमारा ट्रेड इन सर्विसेज या सर्विसेज के ट्रेड को किसके अंडर कर दिया, या एक कह सकते हैं एक रेगुलेशन ऑर्गेनाइजेशन बना दी जो इसे सर्विलेंस करे या इन ट्रेड्स को रेगुलेट करे। उसका नाम था आपका जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज। ये एक क्लासिक एग्रीमेंट था उन कंट्रीज़ के लिए जो इसकी मेंबर कंट्रीज़ बनना चाहें ट्रेड इन सर्विसेज के लिए। GATS is a part of WTO and aim to liberalize of trade in services। तो GATS क्या है? ये एक WTO का पार्ट है जिसका काम है हमारे ट्रेड इन सर्विसेज को लिबरलाइज करना। अब देखते हैं कि सर्विस होता क्या क्या है। हमने तो देख लिया कि सर्विस के जो हम ट्रेड था उसको कब उसके लिए एग्रीमेंट बनाया गया, उसका क्या पोर्शन होता है वर्ल्ड इकोनॉमी में। लेकिन अब सर्विस क्या होता है वो देखते हैं। सर्विस आर एक्टिविटीज़ विच आर इसेंशियली इनविजिबल। सबसे पहली आपकी इनविजिबल होती है, दूसरी आपकी इंटेंजिबल होती है, क्योंकि जब आपकी कोई चीज़ इनविजिबल है तो इंटेंजिबल भी होगी, क्योंकि ना उसे देख सकते ना ही आप उसे छू पाओगे या टच कर पाओगे। तीसरा है पेरिशेबल इन नेचर, मतलब आप उस चीज़ को ज़्यादा दिन तक स्टोर नहीं रख सकते क्योंकि वो ख़राब हो जाएगी। वो उसका सिर्फ यूज़ कर सकते हैं कुछ टाइम तक ही होता है, लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए। फर्दरमोर एज द सर्विसेज आर नॉट इन इन्वेंटेबल। अब हमने जैसे बात करी कि वो पेरिशेबल गुड्स है या कह सकते हैं पेरिशेबल नेचर की होती है, तो इसमें क्या होता है, वो प्रोडक्ट या उन सर्विसेज को या उन आइटम्स को रखते हैं जो कुछ टाइम के अंदर ख़राब हो जाते हैं। तो सर्विसेज भी आपकी इसी के अंडर आती है। इसको आप स्टोर नहीं कर सकते, आपको जब उसकी नीड होती है सर्विसेज की उसी टाइम उसे कह सकते हैं प्रोडक्शन होता है, उसी टाइम आप उसका यूज़ कर लेते हैं।
इसीलिए यहाँ कहा गया है देयर प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। मतलब आपका प्रोडक्शन और कंजप्शन एक ही जगह आपका जो होता है प्लेस होता है। इसमें कह सकते हैं आप आपका जो प्राइमरी सेक्टर सर्विसेज, प्राइमरी सेक्टर होता है किसी भी सेक्टर का, इकोनॉमी का, और जो आपका सेकेंडरी होता है, इन दोनों को छोड़ के आपका जो जितने भी काम होते हैं, सर्विसेज होते हैं, कुछ भी है, वो सब कुछ किस में आता है, आपका सर्विसेज में आता है, प्राइमरी और सेकेंडरी को छोड़कर। अब देखते हैं कि मोड्स ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, कि सर्विसेज को हम किस किस मोड्स में एक दूसरी कंट्रीज में ट्रेड करते हैं या सप्लाई करते हैं। तो सबसे पहला है हमारा क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट। इसमें क्या है, दिस इंक्लूड्स सप्लाई ऑफ सर्विसेज फ्रॉम द टेरिटरी ऑफ वन कंट्री इनटू द टेरिटरी ऑफ एनी कंट्री। इसमें होता है कि आप अपनी कंट्री में रह के, अपनी कंट्री की टेरिटरी में रह के किसी दूसरी कंट्री को सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इसमें देखते हैं क्या लिखा है कि सर्विसेज दैट कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू telecommunications or services embedded to a consultant report or a software on a diskette। मतलब आपका जो कह सकते हैं, जो आप अपनी कंट्री में रहकर दूसरी कंट्री को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें कह सकते हैं आपका इंटरनेट कनेक्शन होता है, या टेलीकम्युनिकेशन होता है, या आप सॉफ्टवेयर हेल्प होता है, कंसल्टेंसी होती है। इसके लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि आप दूसरी कंट्री में जाएं सर्विस के लिए, आप अपनी कंट्री में बैठकर दूसरी कंट्री को इसकी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। टेलीकम्युनिकेशन या कह सकते हैं ब्रॉडकास्ट होता है, ये भी आपका इसी के अंदर आता है कि आप अपनी कंट्री के अंदर बैठ के ब्रॉडकास्ट करते हैं किसी चीज़ को, और ओवरऑल वर्ल्ड उस चीज़ को देखा जाता है। दूसरा आता है हमारा मूवमेंट ऑफ कंज्यूमर्स। जब हमारे जो कंज्यूमर्स हैं वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हैं, दिस एंटाइटल्स सप्लाई इन द टेरिटरी ऑफ वन कंट्री टू द सर्विसेज कंज्यूमर ऑफ एनी अदर कंट्री। इसमें शॉर्ट में देखते हैं हम कि डेट इज द कंट्री ऑफ द सर्विस सप्लायर। जब एक कंट्री का आपके पास दो कंट्री हैं, एक कंट्री ए है और एक कंट्री है बी। अब जो ए कंट्री का कोई कह सकते कंज्यूमर है, ये बी कंट्री को विजिट कर रहा है, कह सकते हैं आप इसका हॉलीडे पर्पस हो सकता है या टूर से रिलेटेड गया है, कोई भी काम है, तो ये जब बी कंट्री में जाएगा तो वहाँ पर जाके इसे जो सर्विस प्रोवाइड करेगी बी कंट्री, वो इसके अंदर इंक्लूड होती है। इसमें आप टूरिज्म को ले सकते हैं। इसमें जो सर्विस प्रोवाइडर कंट्री होती है वो कहीं दूसरी जगह पर या दूसरी कंट्री में ना जाकर, बल्कि उसकी टेरिटरी में, उसकी कंट्री में खुद अदर कंट्रीज से कंज्यूमर्स आते हैं। तीसरा पार्ट है आपका कॉमर्शियल प्रेजेंस अब्रोड। जब आप फॉरेन कंट्रीज में या अब्रोड में कॉमर्शियली प्रेजेंस होते हैं तब सर्विसेज के लिए, दिस मीन्स सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय अ सर्विस सप्लायर ऑफ वन कंट्री थ्रू कॉमर्शियल प्रेजेंस इन द टेरिटरी ऑफ अनदर कंट्री। इसका एग्जांपल बैंकिंग है। अब इसे इस तरह समझिए कि जो बैंक होते हैं वो ज़रूरी तो नहीं है कि वो सिर्फ एक कंट्री में प्रेजेंस होते हैं। हमारी कंट्री का बैंक या हम इंडियन बैंक अदर कंट्रीज़ में भी होते हैं, वहाँ पर भी इस्टेब्लिश होते हैं, क्योंकि वो हमारे बिजनेसमैन्स को या वहाँ पर रहने वाले कंज्यूमर्स को या हमारी कंट्री को दूसरी कंट्री से कनेक्ट करते हैं। जब हमारे इंडियन बैंक्स हैं जो दूसरी कंट्रीज़ में ओपन हुए हैं, तो ये तो ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ इंडियंस को फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, सर्विस प्रोवाइड करेंगे। वो जिस कंट्री में ओपन हुए हैं वहाँ के रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं, तो वो वहाँ के कंज्यूमर्स को भी सर्विस प्रोवाइड करेंगे जैसे कि वो इंडियंस को करते थे। तो ये हमारे किस में आते हैं, कॉमर्शियली प्रेजेंस अब्रोड, इसमें आपका बैंकिंग आता है। फोर्थ आपका प्रेजेंस ऑफ नेचुरल पर्सन्स अब्रोड। दिस implies supply of services by a service provider of one country through the presence of natural persons to the country in the territory of any other country। इसमें होता है कि आपका जो सर्विस प्रोवाइडर होता है वो अपनी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए दूसरी कंट्रीज़ में जाता है, बिना गए उसके वो सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकता, और सर्विस प्रोवाइड करने के बाद वो अपनी कंट्री में वापस आ जाता है। तो इसमें हम कह सकते हैं, हम डॉक्टर्स को लेते हैं, इंजीनियर्स को लेते हैं, इन सब को इसमें लिया जाता है, क्योंकि जब इनकी नीड किसी दूसरी कंट्रीज़ में होती है या इनका अपॉइंटमेंट होता है, इनकी सर्विस होती है, तो क्या करते हैं, ये दूसरी कंट्रीज़ में जाते हैं, अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं,
और फिर से अपनी कह सकते हैं होम कंट्री में रिटर्न आ जाते हैं सर्विस प्रोवाइड करने के बाद। तो हमारे पास ये 4 मोड्स थे जिसके थ्रू हम सर्विसेज को सप्लाई करते हैं अनदर कंट्रीज में। अब देखते हैं कि रोल ऑफ ट्रेड इन सर्विसेज इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि जो आपका ट्रेड इन सर्विसेज होता है या आपका जो सर्विसेज में आप ट्रेड करते हैं वर्ल्ड लेवल पे, एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, उसका किसी कंट्री की या इकोनॉमी की डेवलपमेंट में क्या रोल होता है। ट्रेड इन सर्विसेज हैज़ इंक्रीज्ड एट इम्पोर्टेंस ओवर द लास्ट 2 decades विद द एडवेंट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो कह सकते हैं जब से आपका 1990 में ग्लोबलाइजेशन आया था उसके बाद आपका जो ट्रेड इन सर्विसेज है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, क्योंकि जब आप ग्लोबल हो गए, आप पूरे वर्ल्ड को एक सिंगल मार्केट की तरह ट्रीट करने लग गए, तो आपका जो ट्रेड था वो बढ़ने लगा। टुडे मोर देन 60% ऑफ द मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न इकोनॉमीज आर इन सर्विस सेक्टर। और आपका जो वेस्टर्न इकोनॉमीज है, कह सकते हैं वेस्टर्न कंट्रीज हैं, वो मैक्सिमम जो उनका ट्रेड है वो आपका सर्विस सेक्टर में है, या कह सकते हैं कि 60% जो है आपकी वेस्टर्न इकोनॉमीज है वो सर्विस सेक्टर से रिलेटेड है। ट्रेड इन सर्विसेज हैज़ बीन प्लेइंग अ इम्पोर्टेंट रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो हम देखते हैं कि किस तरह हमारा जो सर्विस सेक्टर है किस तरह रोल प्ले करता है इकोनॉमी की डेवलपमेंट में। तो सबसे पहला है हमारे पास एम्प्लॉयमेंट। सर्विस सेक्टर प्रोवाइड्स जॉब टू मिलियन ऑफ पीपल्स। अब जब आप कहीं सर्विस प्रोवाइड करोगे तो उसके लिए आपको कह सकते हैं मैन पावर की ज़रूरत होगी, ह्यूमन रिसोर्स की नीड होगी। तो जब उसके लिए जब आपको इनकी नीड होगी तो आपको इन्हें एम्प्लॉय रखना पड़ेगा, या कह सकते हैं वहाँ पर जो जॉब्स होती हैं वो आप प्रोवाइड करते हैं किसे, अनएम्प्लॉयमेंट पर्सनस को। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, एक तरह से आप एम्प्लॉयमेंट बढ़ा रहे हैं, रोजगारी को, बेरोजगारी को ख़त्म कर कर पर्सनस को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, किसमें, जब आप ट्रेड इन सर्विसेज करते हैं। सर्विस सेक्टर इज relatively more labor intensive and therefore large service exports mean greater employment opportunities for the workforce. Tourism, hotel, manpower, software and turnkey projects, exports and consultancy assignments are highly labor intensive and meet the requirements of developing countries by help them in solving their unemployment. और जो आपका सर्विस सेक्टर है ज़्यादा किस पे इंटेंसिव है, लेबर इंटेंसिव है। जब आप सर्विस सेक्टर की बात करते हैं तो ये लेबर इंटेंसिव है। तो इसके अंदर आता है आपका टूरिज़्म हो गया, होटलिंग हो गया, सॉफ्टवेयर्स हो गया। जब आप इन सभी कामों को करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा कह सकते हैं मैन पावर की ज़रूरत होगी, और जब आप मैन पावर का यूज़ करोगे तो आप एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करोगे उस कंट्री को, या उस कंट्री कह सकते हैं जो डेवलपमेंट होती है एम्प्लॉयमेंट के बाद वो होएगी, क्योंकि जब वहाँ के पर्सनस को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो वो इकनॉमी ऑटोमेटिक डेवलप होएगी। दूसरा पार्ट आपका शेयर इन जीडीपी। शेयर सर्विस सेक्टर हैज़ बीन अ मेजर कंट्रीब्यूटर टू जीडीपी ऑफ मैनी कंट्री। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं, जैसे आपने वेस्टर्न की बात करी कि उनका मैक्सिमम पार्ट सर्विस सेक्टर ही है, तो उन कंट्रीज़ का जो जीडीपी में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है सर्विस सेक्टर का। द सर्विस सेक्टर अकाउंट्स फॉर मोर देन 70% ऑफ द जीडीपी इन मैनी कंट्रीज़। कई ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कह सकते हैं टोटली सर्विस सेक्टर पे डिपेंड है अपनी ग्रोथ के लिए या अपनी अर्निंग के लिए, क्योंकि उनका जो जीडीपी है वो 70% से ज़्यादा है सर्विस सेक्टर का। Presently, India's service sector constitutes over 42% of the GDP through per capita income in just above $350 per annum, while the share of value added by services in GDP increased by 38 in 1980 and 42 in 1997 from the low income economies. अब आपका जो इंडिया की अगर हम बात करें तो इसके जीडीपी में 42% का कंट्रीब्यूशन कौन करता है, आपका सर्विस सेक्टर। और अगर हम इसकी ग्रोथ देखें इंडिया में तो 1980 में जो हमारे जीडीपी थी सर्विस सेक्टर की वो थी 38%, और आपकी 1997 में पहुंच गई थी 42%। तो कह सकते हैं इंडिया की भी जो ग्रोथ है ट्रेड की, या उससे हमारा जीडीपी पे इफेक्ट पड़ रहा है, या शेयर है जीडीपी पे, वो भी धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है।
The corresponding figures for 40 and 50% of the middle income economies and above 60% for high income economies. इसमें दे रखा है कि जो आपकी मिडल इनकम इकोनॉमीज हैं उनमें 40 से 50% शेयर होता है जीडीपी में, इसका आपका सर्विस सेक्टर का, और जो आपकी हाई इनकम इकोनॉमीज हैं उनका 60% शेयर जीडीपी का आपका सर्विस सेक्टर से ही आता है। तो इसमें हमने दो पॉइंट देखा, एक तो आपको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, दूसरा आपका जो जीडीपी में शेयर होता है आपकी जीडीपी को बढ़ाता है, तीसरा पॉइंट है आपका सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। सर्विसेज हैव इमर्ज्ड एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ फॉरेन रिजर्व, क्योंकि जब आप दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड कर रहे हैं, आपका ट्रेड बढ़ रहा है, तो ट्रेड तो आप फॉरेन एक्सचेंज में ही करोगे, क्योंकि आप जब अदर कंट्रीज के साथ ट्रेड कर रहे हैं। अब वो ट्रेड चाहे आपके डेवलपिंग कंट्रीज़ करें चाहे डेवलप्ड कंट्रीज़ करें, क्योंकि जो भी ट्रेड करेगा वो कह सकते हैं अर्न करेगा आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। टुडे क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस इन सर्विसेज alone exceed $1 trillion per annum, and these account for about 20% of the टोटल वर्ल्ड ट्रेड। तो कह सकते हैं आपका जो टोटल वर्ल्ड ट्रेड है उसका 20% आपका कहाँ से आता है, आपका सर्विस सेक्टर से आता है। द शेयर ऑफ ट्रेड इन सर्विसेज कंटिन्यू ग्रो इन डेवलपिंग एशिया, डेवलपिंग कंट्रीज, और एशिया का जो हाईएस्ट ग्रोथ रेट कर रहा है किसमें, ट्रेड इन सर्विसेज में। तो आपका जो एशिया है ये सबसे ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है सर्विस सेक्टर में। इसका रीज़न ये लगा सकते हैं आप, क्योंकि एशिया में जो है आपका मैन पावर बहुत ज़्यादा है कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज या अदर रीजन्स। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज सच एज टूरिज्म, शिपिंग, टेलीकम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, बैंकिंग, software and project including consultancy, especially in the case of many developing countries. Surplus in the invisible account have greatly helped them in mitigating deficit problem in the balance of payment accounts. तो काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं जिन्हें इन सर्विस सेक्टर से या कह सकते हैं इनविजिबल ट्रेड्स को करके क्या होती है, उनका जो बीओपी होता है उसका डेफिसिट था वो ख़त्म हो चुका है, या अपने जो डेफिसिट बीओपी होते थे उस चीज़ को अब ये इजीली रिकवर कर पा रहे हैं, किसकी हेल्प से, आपके इनविजिबल अकाउंट्स की वजह से। क्योंकि जब आपका ग्रोथ कर रहा है सर्विस सेक्टर तो आपका इनविजिबल अकाउंट सरप्लस में हो जाता है, और जब आपका एक अकाउंट सरप्लस में होता है तो आपका जो डेफिसिट होता है बीओपी में वो ख़त्म हो जाता है। फोर्थ है आपका इकोनॉमिक ग्रोथ। सर्विसेज कॉन्स्टिट्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ एन इकोनॉमी, क्योंकि अगर आपको किसी भी इकोनॉमी को डेवलप करना है तो वहाँ पर जो हमारा सर्विस सेक्टर है ये कह सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है किसी इकोनॉमी की डेवलपमेंट में। सर्विसेज एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, हमारी किसी भी इकोनॉमिक ग्रोथ को कह सकते हैं स्पीड देता है या एक्सेलरेट करता है हमारा सर्विस सेक्टर। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफर सर्विसेज विच आर इसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज, आपका चाहे एग्रीकल्चर है चाहे इंडस्ट्रीज़ है उसको आपको डेवलप करना है तो उसके लिए आपको सर्विस सेक्टर की नीड ज़रूरी है। एग्जांपल देख सकते हैं आप, ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। अब आप एग्रीकल्चर को डेवलप करना चाहते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को डेवलप करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास ट्रांसपोर्ट ही अवेलेबल नहीं है कि आप अपने इंडस्ट्री, अगर एग्रीकल्चर है तो उसके लिए अपने फर्टिलाइज़र्स कहाँ से लाओगे, या कह सकते हैं उसके लिए आप सीड्स कहाँ से लोगे। तो अगर उन्हें लाने का तरीका ही नहीं है, आपके पास उनका ट्रांसपोर्ट ही नहीं है, तो आप उस कंडीशन में उस चीज़ को डेवलप नहीं कर पाओगे। तो सर्विस सेक्टर ज़रूरी है किसी भी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। फाइनेंशियल सर्विसेज प्रमोट इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट, फॉर एग्जाम्पल when funds are easily available through banks and other financial institutions, entrepreneurs are induced to make investment. अगर आपके पास फाइनेंशियल सेक्टर्स कह सकते हैं या फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड हैं काफ़ी मात्रा में, तो आपके जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो भी अपने आप को कह सकते हैं ग्रोथ करेंगे, क्योंकि जब तक उन्हें फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड नहीं होएगी, या वो बैंक के थ्रू हो या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू हो, तो वो ग्रोथ नहीं कर सकते हैं। तो ये कब होगा, जब आपकी फाइनेंशियल सर्विस वहाँ पर ग्रोथ करे या आपको फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड हो। बाय ऑफरिंग इंफ्रास्ट्रक्चरल सर्विसेज इन द बैकवर्ड रीजन वी कैन स्पीड अप द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन दिस एरियाज। हम जो हमारे कह सकते हैं बैकवर्ड एरियाज हैं या बैकवर्ड रीजन्स हैं
वहाँ पर हम इंफ्रास्ट्रक्चरल सर्विसेज को प्रोवाइड कर कर उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ को तेज कर सकते हैं। तो ये कुछ 4 पॉइंट थे जिस तरह कि किसी भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सर्विस इन ट्रेड हेल्प करता है या उसका रोल प्ले करता है। अब हम देखते हैं कि रिसेंट ट्रेंड क्या है वर्ल्ड ट्रेड इन सर्विसेज, मतलब सर्विसेज में क्या ट्रेंड चल रहा है आपका। द शेयर ऑफ सर्विसेज एक्सपोर्ट हैव बीन hovering around 90% of the world exports for the last several years। तो यही बात कही गई इन्होंने कि आपका जो 1/5 ट्रेड होता है वो अब सर्विस सेक्टर्स का होता है या सर्विसेज का ट्रेड होता है। अभी कुछ हमारे पास रेशो है कि 1995 में और जितनी भी टर्म्स हैं ये सारी टर्म्स हमारी डॉलर बिलियन में हैं। अगर आप किसी भी कंट्री को यहाँ कंपेयर करते हैं ईयर बाय ईयर, तो अगर हम 1995 की बात करें तो यहाँ पर तो हमारा डाटा था 1885 एक्सपोर्ट्स था और इम्पोर्ट्स था हमारा 1200 रुपीज़ का। अगर हम 1998 की बात करें तो ये 1350 से पहुंचा 1331 में, हमारा एक्सपोर्ट 1350 का था और इम्पोर्ट्स 1331 का था। अगर आप ईयर बाय ईयर इन्हें कैलकुलेट करें तो हर साल पिछले साल से कुछ ना कुछ बढ़ ही रहा है। आप कोई भी ट्रेंड देख सकते हैं, कोई भी डाटा देख सकते हैं, तो कह सकते हैं कि जो सर्विस सेक्टर है आपका ईयर बाय ईयर ग्रोथ कर रहा है और इसका जीडीपी में, वर्ल्ड ट्रेड में इसका जो शेयर था बढ़ता जा रहा है। अगर हम डायरेक्शन देखें कि कौन सा रीज़न इसमें ज़्यादा आगे है या कौन सा रीजन इसमें अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो उसकी बात करते हैं। इवन एग्जामिनेशन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ग्रोथ it can be discerned that the Asia region experienced the highest growth, and if the present trend continue, this region shall be the center stage of development in the service sector in future। तो अगर हम डाटा की बात करें तो एशिया रीजन जो है आपका सबसे ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है सर्विस सेक्टर में। अगर यही रिसेंट या यही ट्रेंड कंटिन्यू होता रहा इन फ्यूचर तो बहुत जल्दी आपका जो सेंटर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है सर्विस सेक्टर की वो आपका बन जाएगा एशिया, कह सकते हैं एक तरह से सेंटर बन जाएगा सर्विस सेक्टर का, जिसमें हर कंट्री का, हर रीजन का एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट दे रखा है। नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो 1990 में इसका 19.2% था टोटल एक्सपोर्ट वर्ल्ड के कंपैरिजन। 2005 में एक्सपोर्ट हुआ इसका 17.5, ये भी कह सकते हैं इन्होंने कम एक्सपोर्ट किया है। दूसरा है सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका, तो इसका था 3.8% का रेशो, जो कि अब 2005 में जो इसका डाटा है हमारे पास उसमें था 2.8, इनका एक्सपोर्ट भी घटा है। यूरोप का था डाटा के पहले 53.3%, जो कि 2005 में पहुंचा 51.6। कम तो हुआ है बेशक, लेकिन अभी भी इसका जो कह सकते हैं मेजॉरिटी ट्रेंड है ओवरऑल वर्ल्ड में वो सबसे ज़्यादा भी यूरोप का ही है, क्योंकि 51% कुछ है, तो मतलब वर्ल्ड में जितना भी एक्सपोर्ट होता है सर्विसेज का वो आधा एक्सपोर्ट कौन करता है, आपका यूरोप करता है। लेकिन ये भी धीरे धीरे डिक्लाइन होता जा रहा है। अफ्रीका की बात करें तो 1990 में इसका जो शेयर था परसेंटेज थी 2.4 थी और आपके 2005 में भी सेम परसेंटेज थी इसकी। अगर हम एशिया की बात करें तो एशिया 1990 में 16.8% था और ये आपका 2005 में 28.5% हो गया। तो कह सकते हैं आप इसमें 5% इंक्रीज करा है। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंक्रीज किसने करा है, क्योंकि और सब या तो डिक्रीज़ हुए हैं और अगर इंक्रीज हुए भी हैं तो वो सेम रेट पे ही रह गए हैं। तो कह सकते हैं एशिया जो है अपना जो इसका एक्सपोर्ट है ट्रेड का सर्विसेज में वो बहुत तेज़ी से डेवलप हो रहा है। ये तो बात करी हमने एक्सपोर्ट की। अब इम्पोर्ट देख लेते हैं इन कंट्रीज़ के। तो इम्पोर्ट्स भी इसका कुछ ऐसा नहीं है कि नॉर्थ अमेरिका का जो इम्पोर्ट था 15.5 था आपका 1990 में, 15.6 पहुंचा इसका 2005 में। सेंट्रल अमेरिका का 4.3 था आपका जो इम्पोर्ट, और ये कितना पहुंच गया 3.0, ये कम हो गया यहाँ पर भी। यूरोप का जो हमारा इम्पोर्ट था पहले 48.4 था और अब इम्पोर्ट कितना हो गया 47.7। कह सकते हैं हर कंट्रीज़ ने अपना जो इम्पोर्ट था वो पहले से कम कर दिया है या उसी पे कांस्टेंट है। अफ्रीका पहले 3.3% इम्पोर्ट्स किया करता था सर्विसेज का, जो कि अब घटकर 3.0% है। और अगर हम बात करें एशिया की तो पहले इसका 22% सर्विसेज का इम्पोर्ट किया करता, जो कि अब आपका 24.4।
तो कह सकते हैं एशिया जो है आपका एक्सपोर्ट में भी सबसे आगे है और इंपोर्ट में भी सबसे आगे है। देखते हैं कि कंपोजिशन ऑफ ट्रेड इन सर्विसेज, कि जो हमारा ट्रेड होता है वो किस किस पार्टीशन में या किस किस कंपोजिशन में हो रहा है हमारा सर्विस का ट्रेड। तो ये हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन की अगर बात करें तो 2000, ये हमारा जो ईयर है 2000 ईयर है, ये हमारे पास 2005 है जो हमारे पास डाटा अवेलेबल है अभी तक। जो ट्रांसपोर्टेशन का था वो 23.4% था और आपका 2005 में जो पहुंचा वो था 23.6। कह सकते हैं आपका जो ट्रांसपोर्टेशन था ये बहुत तेज़ी से ग्रोथ नहीं कर रहा है, ये बहुत कह सकते हैं बहुत माइन्यूटली या बहुत कम परसेंटेज में ग्रोथ कर रहा है। अगर हम ट्रैवल की बात करें, ट्रैवल सर्विसेज की बात करें तो ये आपका 2000 में 32.0% था जो कि आपका 2005 में 28.4 हो गया। तो ये तो बल्कि कह सकते हैं कि ये डिक्रीज हो चुका है, या जो ट्रैवल की सर्विसेज थी वो अब पहले कंपैरिजन कम हो चुकी हैं। लेकिन हम अगर बात करें अदर कमर्शियल सर्विसेज, ये हमारी जो 4.6 थी और अब पहुंच गई है 2005 में 48.1, क्योंकि हमारा जो कमर्शियल सर्विस है या कमर्शियल एरिया है वो अपने आप को मॉडर्न कर रहा है, अपने आप को डेवलप कर रहा है। तो जब आप किसी चीज़ को डेवलप करते हो, अपने आप को मॉडर्न करते हो, तो आपको सर्विसेज बढ़ानी पड़ती है, आपका जो ट्रेंड होता है सर्विसेज का वो बढ़ता है। तो ये तो हमारे बहुत एक कंपोजिशन थे कि सर्विसेज ट्रेड हम जो करते हैं। फ्यूचर ट्रेड प्रोस्पेक्ट, इन फ्यूचर में क्या इनकी स्कोप है या क्या इनका कुछ रेशो चल रहा है, तो वो देखते हैं कि वर्ल्ड ट्रेड इज सर्विसेज इज ऑलरेडी ऑन द राइज एंड is likely to get a future boost in coming years with the opening up of the national services market under GATS। तो आपका जो वर्ल्ड ट्रेड में सर्विसेज है वो पहले से ही डेवलप है, ग्रोथ कर रहा है और हो सकता है आने वाले कुछ सालों में ये और तेज़ी से बढ़े। किसकी वजह से? जब आपकी नेशनल सर्विसेज मार्केट्स को ओपन करा जाए, किसके अंडर? गेट्स के अंदर। कह सकते हैं कोई एक नया एग्रीमेंट है या कोई एक रूल्स रेगुलेशंस और गाइडलाइंस होगी जिसमें आपको आपकी नेशनल सर्विसेज मार्केट को ओपन अप कर दिया जाएगा। इकोनॉमी एंड टेक्नोलॉजी चेंज would foster the demand for a variety of services. Technical and communication development shall not only provide a fillip to demand for a variety of services but would also help in speedier and efficient delivery of services। अब आपका जो टेक्निकल चेंज हो रहे हैं, इकोनॉमिक चेंज हो रहे हैं, वो आपके सर्विस सेक्टर के अलग अलग एरियाज़ को या कह सकते हैं नई वैरायटी सर्विसेज की हैं उन्हें बढ़ा रहे हैं, उनकी डिमांड इंक्रीज़ कर रहे हैं। टेक्निकल एंड कम्युनिकेशनल डेवलपमेंट शैल नॉट प्रोवाइड ओनली, कह सकते हैं आपका जो टेक्निकल है या टेली कम्युनिकेशन डेवलपमेंट्स हो रहा है ये सर्विसेज को बढ़ा नहीं रहा है, कह सकते हैं कि उन सर्विसेज के ट्रेड को भी स्पीड भी दे रहा है और उनकी जो हमारी डिलीवरी हुआ करती थी उसको भी एफिशिएंट बढ़ रहा है या उसकी एफिशिएंसी बढ़ा रहा है। तो कह सकते हैं जो हमारा ट्रेड इन सर्विसेज होता है या सर्विसेज का जो हम ट्रेड करते हैं वो ब्राइट है कंपैरिजन टू आपके गुड्स के, या उसका जो फ्यूचर है ट्रेड इन सर्विसेज का वो ब्राइट है फ्यूचर में। इंडियन पर्सपेक्टिव से देख लेते हैं कि इंडिया के पर्सपेक्टिव से ट्रेड इन सर्विसेज का क्या इफेक्ट है या इंडिया इसको किस तरह यूज़ कर रहा है। Indian economy services occupy an important place because the rapid growth share of services inclusive of construction, electricity, gas and water supply in the country's GDP has increased considerably over time। अब आपका जो इंडियन इकोनॉमी है उसमें जो सर्विस सेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि हम जो हमारी जो ग्रोथ रेट है, हमारा जो जीडीपी है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और हमारे जो सर्विस सेक्टर किस किस चीज़ में हम इंक्रीज़ हो रहे हैं, कंस्ट्रक्शन है, इलेक्ट्रिसिटी, गैस है या वाटर सप्लाई, ये हमारी क्या है, सब सर्विसेज हैं। क्योंकि जब आपका ग्रोथ करोगे तो आपकी ये सब चीज़ें भी बढ़ेंगी जीडीपी के साथ। द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट इन सर्विसेज सेक्टर इज़ नॉट सेटिस्फैक्टरली इन द वर्ल्ड एक्सपोर्ट परसेंटेज ऑफ सर्विसेज। हमारा जो वर्ल्ड एक्सपोर्ट का परसेंटेज है सर्विसेज का वो कह सकते हैं सेटिस्फैक्ट्री नहीं है या उतना नहीं है कि जितना उसे होना चाहिए। इसका रीज़न क्या था? वन रीज़न ऑफ इंडियाज लो पोजीशन इन द वर्ल्ड सर्विसेज मार्केट इज़ द पुअर अटेंशन paid to the
proper development of service sector in the country। एक तो था कि हमारी कंट्री में जो सर्विस सेक्टर पे इतना फोकस नहीं किया गया, ये गवर्नमेंट पॉलिसीज़, गवर्नमेंट रूल रेगुलेशंस या गवर्नमेंट हेल्प्स, इनको इस सेक्टर को प्रॉपर नहीं मिल पाई जितना कि उसे मिलना चाहिए था हमारे सर्विस सेक्टर को। एंड इट इज़ प्राइमरली ड्यू टू nascent stage of the Indian service sector and fear of getting exposed to competition from global companies that the government as well as service firms have been averse to the idea of opening of the domestic sector to foreign countries। अब इसमें ये भी था कि अगर ये जब ये स्टार्टिंग थी हमारी इकोनॉमी की, उस टाइम पे इन्हें ये भी डर था कि अगर ये फॉरेन कंट्रीज से या फॉरेन फर्म से compete करेंगे तो हो सकता है ये अपने बिजनेस को या इनकी जो वैल्यूज़ थी उसको खो बैठे या इन्हें काफ़ी लॉस का सामना करना पड़े क्योंकि ये उनको compete नहीं कर पाएंगे। बट हम प्रेजेंट की बात करें, इंडियन इंडस्ट्रीज़ हैव कंपैरेटिव एडवांटेज इन लेबर इंटेंसिव सर्विसेज। तो हमारी जो अब इंडस्ट्रीज़ है प्रेजेंट टाइम पे बात करें, उन वो किस में कंपैरेटिव एडवांटेज है उनके पास? लेबर इंटेंसिव की, क्योंकि हमारे पास लेबर जो है अदर कंट्रीज से, अदर रीजन से सस्ता है, चीप है और बहुत ज़्यादा अमाउंट में है। तो हेल्थ केयर है, टूरिज़्म है, कंस्ट्रक्शन है, अकाउंटेंसी है, कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर इंडियन फर्म्स, इंडियन सर्विसेज अपना कह सकते हैं अपने आप को साबित कर चुके हैं, अपनी कैपेसिटीज़ को और अपने पोटेंशियल को। और ये भी है कि अगर इन फ्यूचर एक्सपेंस होता है तो ये हमारे सेक्टर्स काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ करेंगे। और या फिर यूँ कहें कि हमारा ये कंस्ट्रक्शन है, टूरिज़्म है, हेल्थ केयर है, काफ़ी हद तक ग्रोथ कर रहा है टाइम के साथ सर्विसेज सेक्टर में। तो ये हमारा था इंडियन पर्सपेक्टिव में कि स्टार्टिंग में हम सर्विसेज में ट्रेड नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब प्रेजेंट में हम कुछ सेक्टर्स में कह सकते हैं काफ़ी आगे आ चुके हैं। अदर कंट्रीज़ को हम कम्पीट कर रहे हैं, उन्हें बीट कर रहे हैं और हम अपने आप को उन सेक्टर्स में अपनी कैपेबिलिटीज़ को शो कर चुके हैं और अपने पोटेंशियल को भी दिखा चुके हैं। तो ये आपकी यूनिट ख़त्म होती है 18। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर कर पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।